Welcome to our channel everyone. This channel is targeted to cover all the GS subjects that are important for various competitive exams like CGL, CHSL or Delhi Police or Railway and other exams. So in today's video we'll start with geography. This will be our first lecture of geography and in subsequent videos we'll try to cover all the topics of geography. So what is geography? Here geo means earth and graphy means description. Therefore, basically, geography is nothing but description of earth. That is, everything which is related to earth will study in geography. कि अर्थ बनी कैसे, अर्थ में क्या क्या काम हो रहा है, काम इन द सेंस क्या क्या लैंड फॉर्म्स हैं उसकी, क्या क्या ओशन कैसे काम करता है, हवाएं कैसे काम करती है, सब कुछ मिला जुला के हम जियोग्राफी में पढ़ते हैं. जियोग्राफी को आप फर्दर एज अ सब्जेक्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, फिजिकल जियोग्राफी एंड ह्यूमन जियोग्राफी. ओके, एग्जाम पर्पस के लिए मैं बताऊं तो फिजिकल जियोग्राफी इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन फिजिकल जियोग्राफी से ही बनती है. एंड एज द नेम सजेस्ट, फिजिकल जियोग्राफी फोकस ऑन फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ, दैट इज लैंड, एयर एंड वाटर. स्टडी ऑफ लैंड को हम बोलते हैं जियोमॉर्फोलॉजी. जियोमॉर्फोलॉजी, इसके अंदर हम पढ़ते हैं वेरियस लैंड फॉर्म्स पढ़ते हैं, लाइक जो रिवर्स से लैंड फॉर्म बनती हैं, जो ग्लेशियर लैंड फॉर्म्स बनती है, करस्ट लैंड फॉर्म्स होती हैं, वो सब हम इसमें पढ़ते हैं. एयर की स्टडी को हम बोलते हैं क्लाइमेटोलॉजी. क्लाइमेटोलॉजी में हम पढ़ेंगे वेरियस लेवल्स ऑफ एटमॉस्फेयर क्या होते हैं, लाइक स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर. इसमें हम और पढ़ेंगे विंड्स कैसे फ्लो करती हैं, ठीक है, लोकल विंड्स क्या होती हैं, वर्ल्ड विंड्स क्या होती हैं, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे. ओशन वाटर की स्टडी को हम बोलते हैं ओशनोग्राफी. इसके अंदर हम पढ़ते हैं ओशन करंट्स के बारे में पढ़ते हैं, टाइड्स के बारे में पढ़ते हैं. ये जो भी कुछ पानी से रिलेटेड है हम वाटर में पढ़ेंगे. सेकंड इज़ ह्यूमन ज्योग्राफी. ह्यूमन ज्योग्राफी इज़ आगे 2 टाइप की होती है, इकोनॉमिक ह्यूमन ज्योग्राफी एंड सोशल ज्योग्राफी. इसको मैं अभी इससे ज़्यादा डिवाइड नहीं करूँगी, क्योंकि एक तो अगर ज़्यादा डिवाइड किया तो कॉम्प्लिकेट भी हो जाएगा, प्लस जब हम इसको आगे ह्यूमन ज्योग्राफी को पढ़ेंगे तब इसके बारे में ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा. तो आज का जो लेक्चर रहेगा ये हमारा बेसिक्स ऑफ ज्योग्राफी रहेगा. बेसिक्स ऑफ ज्योग्राफी रहेगा, यानी कि अभी हम जियोमॉर्फोलॉजी से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, अभी हम बिल्कुल बेसिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं. बेसिक्स भी पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन बेसिक्स से भी बन जाते हैं. ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं, वी आर स्टार्टिंग आवर लेक्चर विद इम्पोर्टेंस ऑफ ज्योग्राफी. वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू स्टडी ज्योग्राफी? नाउ मोस्ट ऑफ यू विल से दैट वी वांट गुड मार्क्स इन एग्जाम, दिस इसीलिए हमें ज्योग्राफी पढ़नी है, हमें पक्की नौकरी चाहिए इसीलिए ज्योग्राफी पढ़नी है. येस, यू आर राइट. दिस इज़ वन रीज़न फॉर स्टडिंग ज्योग्राफी. अदर रीज़न इज़ दैट ज्योग्राफी प्ले अ वेरी important role, a very vital role in our life. आप कहेंगे कि कैसे, हमें तो ज्योग्राफी का कुछ भी नहीं पता फिर भी ज़िंदगी अच्छी खासी चल रही है. येस, यू आर राइट, बट ज्योग्राफी इम्पैक्ट आवर लाइफ डिसीजंस इन वेरी सटल वेज. ठीक है, इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल मैंने उठाया है. वी ऑल नो दैट यूरोप, दैट ब्रिटिशर्स colonized India and they came from Europe. So this is, here is Europe and here is India. तो वो लोग यहाँ से इतना घूम फिर कर, इतना मेहनत कर कर किसको पड़ी है कि अपना सब कुछ लाइफ के मज़े वज़े छोड़कर इतनी लंबी लंबी जो है जर्नी कर लें और इतने इतने साल उन्होंने समुद्र में बिताए. ठीक है, वाई डिड दे डू दैट? ऑल बिकॉज ऑफ जियोग्राफी ऑफ इंडिया. क्यों? क्योंकि उन लोगों को स्पाइसेस चाहिए थे इंडिया के, एंड स्पाइसेस were naturally grown in India. क्यों थे वो naturally grown? Because of geography of India was such that made spices to be naturally present in India. और उस टाइम पर इतनी टेक्नोलॉजी वगैरह तो थी नहीं कि वो लोग यूरोप में खुद से स्पाइसेस उगा लें. ठीक है, वो पॉसिबल नहीं हो पाया. तो all because of geography, India attracted Europeans from such a far away that the Europeans decided to cover very difficult journey to reach India. ठीक है, ये तो हो गया हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ ज्योग्राफी. ये मतलब एक आपका इंटरेस्ट जनरेट करने के लिए था कि हमें ज्योग्राफी क्यों पढ़नी है. अभी हम सिलेबस से स्टार्ट कर रहे हैं. सबसे पहले हम देखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ. मैंने आपको बताया कि जियोमॉर्फोलॉजी
3 टाइप में डिवाइडेड है, दैट इज़ लैंड, एयर एंड वाटर। लैंड, एयर एंड वाटर। ये कुछ ऐसा ही इन्होंने रैंडमली कुछ भी डिस्टिंग्विश नहीं कर दिया है, कुछ भी डिवाइड नहीं कर दिया है। इन तीनों, ये जो तीनों चीज़ें हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए। जहाँ पर भी लैंड, एयर और वाटर मिलेगा, दिस इज़ द ओनली प्लेस वेयर लाइफ एग्जिस्ट। इसको हम बोलते हैं बायो, ठीक है। और अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट नोन टू ह्यूमन बीइंग वेयर द लाइफ एग्जिस्ट। अब अर्थ में ऐसा क्या खास है, हमने ऐसे कौन से पुण्य किए हैं जो हमें यहाँ पर ही लाइफ एग्जिस्ट कर रही है। अर्थ में ऐसा खास है दैट अर्थ एग्जिस्ट इन गोल्डीलोक जोन। क्या नाम याद रखना है हमने, गोल्डीलोक जोन। अभी गोल्डीलोक जोन क्या होता है, इट इज़ अ जोन वेयर वाटर इज़ प्रेजेंट इन लिक्विड फॉर्म, और ह्यूमन सर्वाइवल के लिए वाटर को लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। सी, दिस इज़ आवर सोलर सिस्टम, सन, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर। जुपिटर थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर। दिस इज़ अर्थ। अर्थ इस जोन में है, जोन से एरिया में अर्थ है, हम इसको बोलते हैं गोल्डीलोक जोन। इसको गोल्डीलोक जोन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ना तो ये सन के इतना पास है कि पानी गैस बन जाए, और ना ही ये इतना दूर है कि पानी आइस बन जाए। ना ही गैस बनता है पानी, और ना ही आइस बनता है। ये परफेक्ट जगह पर है जहाँ पर पानी लिक्विड बना रहता है, जो कि ह्यूमन सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें यहाँ पर क्या याद रखना है, टर्म याद रखनी है, गोल्डीलोक जोन। गोल्डीलोक जोन इज़ द जोन वेयर वाटर इज़ प्रेजेंट इन लिक्विड फॉर्म एंड वेयर लाइफ इज़ पॉसिबल, ठीक है। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब अर्थ से भी पहले क्या आया, यूनिवर्स आया। यूनिवर्स कैसे आया, इसके लिए एक थ्योरी है कॉल्ड द बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी was given by George Lemaitre. If I am pronouncing it right, it is Lemaitre. This person gave this theory in 1927. इस थ्योरी में हमें बेसिकली 2 चीज़ें याद रखनी है, 2 कीवर्ड्स याद रखने हैं, एक्सप्लोजन एंड एक्सपेंशन, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है कि यूनिवर्स एक टाइम पर बहुत ही कंडेंस सिंगुलर और डेंस मटेरियल था, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा एकदम, कहते हैं ना कि कोई चीज़ आप एकदम टाइटली पैक कर देते हो, तो यूनिवर्स वैसा था, एक बहुत ही डेंस गैसियस मटेरियल था यूनिवर्स। लेकिन 13.8 बिलियन साल पहले क्या हुआ, एक्सप्लोजन हुआ एक, ठीक है। एक्सप्लोजन हुआ, जैसे एक बॉम्ब नहीं फटता वैसे एक एक्सप्लोजन हुआ। और हमको पता है जब एक बॉम्ब फटता है तो उस बॉम्ब के अंदर का जो मटेरियल होता है वो एकदम दूर दूर तक जाकर एक्सपेंड करता है, वो एकदम दूर दूर तक जाकर फैलता है। वैसे ही जब यूनिवर्स का एक्सप्लोजन हुआ तो इसका जो अंदर का मटेरियल था ना, वो ऐसा दूर दूर तक जाकर एक्सपेंड किया, और ये अभी तक एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है। जब वो एक्सप्लोजन हुआ, और दूसरी चीज़ क्या हुई, जब वो एक्सप्लोजन हुआ तब वो बहुत ही हॉट मटेरियल था, अब वो धीरे धीरे ठंडा हो रहा है। जैसे जैसे वो ठंडा होता है या फिर अपने एटमॉस्फेयर से रिएक्ट करता है, तो वो उसने नए नए गैलेक्सीज बनाना स्टार्ट की। सबसे पहले स्टार्स बने, गैलेक्सीज बनी। उसके बाद कुछ 13 बिलियन साल पहले ये एक्सप्लोजन हुआ, 9 बिलियन ईयर्स पहले जाकर हमारा सोलर सिस्टम बना। तो अगर कोई पूछे कि यूनिवर्स कितना ओल्ड है, यूनिवर्स ओल्ड है 13.8 बिलियन ईयर्स, और जो हमारा जो सोलर सिस्टम है वो कितना ओल्ड है, वो है 9 बिलियन ईयर। अब ये एक्सप्लोजन और एक्सपेंशन की बात हमें कैसे पता, कोई आप 13.8 बिलियन साल पहले वहाँ पर कैमरा वैमरा स्पेस में तो लगा कर आए नहीं थे कुछ, हमें कैसे पता ये सब कुछ, हमें पता है ड्यू टू वेरियस ऑब्जर्वेशंस। फॉर एक्सप्लोजन इन 1962 पेंजियास एंड विल्सन, ये 2 साइंटिस्ट हैं, इन्होंने डिस्कवर किया, इन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि स्पेस में जितना भी मटेरियल है सबके अंदर एक रेडिएशन है, ठीक है। और रेडिएशन जब उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि रेडिएशन है, तो रेडिएशन वर्कड एज अ प्रूफ फॉर एक्सप्लोजन, यानी कि किसी चीज़ के अंदर रेडिएशन तभी हो सकती है जब कोई एक्सप्लोजन हुआ हो। जब हमें देयरफॉर ये हमने क्या कहेंगे, उल्टे वे में हमें पता लगा।
वैसे क्या होता है कि एक्सप्लोजन है तो रेडिएशन है। हमने इसको कैसे फाइंड आउट किया, यानी कि साइंटिस्ट ने कैसे फाइंड आउट किया, हमने पहले देखा पार्टिकल्स में रेडिएशन है यानी कि इट्स अ साइन ऑफ एक्सप्लोजन। ठीक है, एक्सपेंशन के लिए आप क्या याद रखेंगे, रेड शिफ्ट एक थ्योरी है जो कि एडविन हबल ने दी इन 1929। ठीक है, 1929। ये जो थ्योरी है ये एक फिज़िक्स के कंसेप्ट पर बेस्ड है। जो कंसेप्ट क्या कहता है कि दो ऑब्जेक्ट्स जितने ज़्यादा क्लोज होंगे, ठीक है, ये मैंने इरेज कर दिया है, अगर मतलब अगर आप किसी ने नहीं लिखा है तो वो बैक करके लिख ले। ठीक है, रेड शिफ्ट पे थे ना। रेड शिफ्ट थ्योरी क्या कहती है, ये एक फिज़िक्स कंसेप्ट पर बेस्ड है जो कहता है कि दो ऑब्जेक्ट्स जितने ज़्यादा क्लोज होते हैं वो उतनी हाई फ्रिक्वेंसी की रेज को इमिट करते हैं, यानी कि क्लोजर द ऑब्जेक्ट हायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट दे विल इमिट। ठीक है, ये एक कंसेप्ट है हमारे पास। और रेड शिफ्ट के टाइम हमें क्या पता लगा कि जो स्पेस के अंदर जो भी पार्टिकल्स है ना, उनकी फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे कम हो रही है, यानी कि जोन सी लाइट वो लोग इमिट कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे कम हो रही है। फ्रीक्वेंसी कम होने का क्या मतलब कि वो लोग एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, क्योंकि ये हमारा फिज़िक्स का ये कंसेप्ट क्या कहता है कि वो जितने ज़्यादा पास होंगे उनकी फ्रीक्वेंसी, लाइट फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा होगी। लेकिन हमने क्या, रेड शिफ्ट में हबल ने क्या ऑब्जर्व किया कि उनकी फ्रीक्वेंसी कम हो रही है। फ्रीक्वेंसी कम होना क्या शो कर रहा है कि वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। ठीक है, दूर जा रहे हैं का क्या मतलब कि उनका एक्सपेंशन हो रहा है, यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है जिसकी वजह से वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो पूरे बिग बैंग थ्योरी में आपको क्या क्या याद रखना है, एक तो ये 13.8 बिलियन जो है ये ईयर टाइम पीरियड याद रखना है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि बिग बैंग थ्योरी कितने साल पहले हुआ। एक जॉर्ज लिमात्रे का नाम याद रखना है कि ये बिग बैंग थ्योरी किसने दिया है, जॉर्ज लिमात्रे ने दिया है। एक आपको रेड शिफ्ट एज अ कीवर्ड याद रखना है। ठीक है, कि रेड शिफ्ट क्या एक्सप्लेन करता है, एक्सपेंशन एक्सप्लेन करता है, और रेडिएशन क्या एक्सप्लेन करता है, वो एक्सप्लोजन एक्सप्लेन करता है। ठीक है, बस इतना अपने को एग्ज़ाम पर्पस के लिए सिर्फ इतना याद रखना है। ओके, नेक्स्ट। अब मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले बिग बैंग हुआ है ना, बिग बैंग के बाद स्टार्स और गैलेक्सीज बनने लगी। स्टार्स और गैलेक्सीज के बाद जब और मटेरियल कूल डाउन होने लगा तो सोलर सिस्टम एंड अर्थ बनने लगा। तो हम बिग बैंग पढ़ चुके हैं, अब हम स्टार्स पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा आज का लास्ट टॉपिक होगा सोलर सिस्टम। लाइफ साइकिल ऑफ स्टार है। लाइफ साइकिल ऑफ स्टार क्या है कि जो स्टार्स है ना वो डस्ट और गैसेस के बने हैं। स्टार्स जो हैं डस्ट और गैसेस के बने हैं। वो डस्ट और गैसेस कब आई, जब वो एक्सप्लोजन हुआ तो उसमें से डस्ट एंड गैसेस निकली। ठीक है, अब जब डस्ट एंड गैसेस वो जब आपस में उन गैसेस ने क्या कहेंगे एक दूसरे से रिएक्ट करना स्टार्ट किया तो उनके बीच में फ्यूजन होने लगा, न्यूक्लियर फ्यूजन होने लगा। देखो दो कंसेप्ट होते हैं, फ्यूजन एंड फीजन। ठीक है, फ्यूजन में तो क्या होता है कि दो एटम आपस में मिल रहे होते हैं, और फीजन में क्या होता है एक एटम के दो टुकड़े हो रहे होते हैं। ठीक है, तो जो भी हमारे सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं वो किस कंसेप्ट पे काम करते हैं, वो फ्यूजन के कंसेप्ट पर काम करते हैं, यानी कि उनका एनर्जी सोर्स क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन। ये बात याद रखनी है कि सेलेस्टियल बॉडीज़ का एनर्जी सोर्स क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन, नॉट फीजन। ठीक है, स्टार्स के बीच में क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, जिसकी वजह से उनको एनर्जी मिलती रहती है और जिसकी वजह से वो शाइन करते रहते हैं, जिसकी वजह से वो लाइट इमिट करते रहते हैं। लेकिन अब ये एनर्जी है, ये एक परमानेंट सोर्स तो नहीं है, ये भी धीरे धीरे एग्जॉस्ट होगी। जब उनकी धीरे धीरे लाइफ साइकिल में क्या होता है, जब स्टार बूढ़ा होने लगता है उसकी एनर्जी एग्जॉस्ट होने लगती है। तो इनिशियली तो ये बहुत ब्राइट स्टार है, शाइन वाइन कर रहा है, लेकिन जब उसकी एनर्जी थोड़ी कम हो जाती है तब हम उसको बोलते हैं सुपरनोवा। वो सुपरनोवा फेस में आ जाता है जिसमें इसकी एनर्जी कम हो जाती है, शाइन भी कम हो जाती है। जब सुपरनोवा और जब वो अपनी एनर्जी कम्प्लीटली एग्जॉस्ट कर देता है तो वो बन जाता है ब्लैक होल। वो क्या बन जाता है, ब्लैक होल बन जाता है।
ब्लैक होल एक ऐसा होल है जिसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, सबसे ज़्यादा वर्ल्ड यूनिवर्स की सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशन पावर है। यानी कि अगर ये एक होल है, ब्लैक होल है, तो इसके अंदर अगर आप लाइट भी डालोगे ना तो वो लाइट कभी वापसी नहीं आएगी, वो आपसे रिफ्लेक्ट बैक ही नहीं करेगी, सारी लाइट इसके अंदर ही चली जाएगी। दिस इज़ ब्लैक होल। अब ये आपको ब्लैक होल बताने का मेरा क्या मेजरली क्या पर्पस है कि जब दो ब्लैक होल आपस में कोलाइड करते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, तो ग्रेविटेशनल वेव्स बनती हैं। आपको मेन एक ये याद रखना है कि ग्रेविटेशनल वेव्स बनने का क्या मेन रीज़न होता है, कोलिजन ऑफ ब्लैक होल्स। दो ब्लैक होल्स का टकराना ग्रेविटेशनल वेव्स बनाता है। और एक और चीज़ याद रखनी है कि हमारा जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसके सेंटर में एक ब्लैक होल है जिसका नाम है साइगिटेरियस ब्लैक होल। ये मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में जो है ब्लैक होल अवेलेबल है। तो एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि विच गैलेक्सी इज़ एट द सेंटर ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी, सॉरी विच ब्लैक होल इज़ एट द सेंटर ऑफ मिल्की वे। ठीक है, ये आ सकता है। व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स। ये दो टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्स में से। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे सोलर सिस्टम। ये हमारा वीडियो का लास्ट टॉपिक होगा। जैसे मैंने आपको बताया अभी, देखो हमने बिग बैंग किया, फिर हमने स्टार्स किया, अब हम क्या कर रहे हैं, सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम सबसे पहले दिस इज़ आवर सन। ठीक है, हमारे सोलर सिस्टम का 99.8% तो सन ही ले जाता है। सोचो सन कितना बड़ा है कि हमारे सारे प्लैनेट्स मिलाकर सिर्फ पूरे सोलर सिस्टम का सिर्फ 0.2% का एरिया लेते हैं, बाकी 99.8% एरिया तो पूरा का पूरा सन खा जाता है। उसके बाद मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। उसके बाद दिस इज़ आवर क्यूपिलर बेल्ट, सॉरी क्यूपिलर बेल्ट। क्यूपिलर बेल्ट के आगे क्या आता है, ऊट क्लाउड्स। ठीक है, ये हमने क्या क्या नाम दिए थे, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो। प्लूटो को अब हम एक जो है प्लैनेट नहीं कंसीडर करते हैं क्योंकि प्लूटो इज़ अ पार्ट ऑफ क्यूपिलर बेल्ट और उसके आसपास और भी बहुत सारे छोटे छोटे क्या कह सकते हैं, स्टोन्स हैं, ये प्लैनेट लाइक स्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से हम प्लूटो को एक सिंगुलर प्लैनेट नहीं कंसीडर करते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर भी एक मार्स और जुपिटर के बीच में एक एस्ट्रॉइड बेल्ट है। ठीक है, ये जो हमारे पहले 4 प्लैनेट्स हैं इनको हम बोलते हैं इनर प्लैनेट, इनर प्लैनेट्स। इनको हम बोलते हैं आउटर प्लैनेट्स, जो बाद वाले 4 प्लैनेट्स हैं इनको हम आउटर प्लैनेट्स बोलते हैं। और इनको हम जूवियन ठीक है, जूवियन प्लैनेट्स भी बोलते हैं, ओ आएगा, JOVIAN, जूवियन प्लैनेट्स भी बोलते हैं क्योंकि ये जुपिटर जैसे प्लैनेट्स हैं, जिसके अंदर से ये जो पहले 2 प्लैनेट्स हैं ये गैसियस प्लैनेट्स हैं और जो दूसरे लास्ट वाले 2 हैं ये आइस वाले प्लैनेट्स हैं। ठीक है, इनको हम आइस जाइंट्स बोलते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है कि वोएजर 1 इज़ अ स्पेस मिशन जो कि नासा ने भेजा था इन 1981। ठीक है, 1981 में ये मिशन भेजा गया था टुवर्ड्स द ऊट क्लाउड। और ये मिशन देखो 1981 में भेजा गया था और ये ऊट क्लाउड में पहुंचा है 2018 में। यानी कि इसने इतना सारा डिस्टेंस ट्रैवल किया इतने सारे ईयर्स में। इससे पता लगता है कि ऊट क्लाउड्स कितना ज़्यादा दूर है। और वोएजर 1 एक ऐसा पहला स्पेस मिशन है जो कि ऊट क्लाउड्स तक पहुंच सका है, जो कि इतना एबल बन चुका है कि हाँ वो ऊट क्लाउड तक पहुंच चुका। और ये मिशन हमारा अभी भी चल रहा है। ठीक है, नासा का अभी भी चल रहा है, यानी कि ये थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देता है, बट हाँ बहुत कम इम्पोर्टेंस हो गई है इसकी। लेकिन ये सिंस इट वाज फर्स्ट एंड ओनली मिशन जो कि यहाँ तक पहुँचा, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है।
और कुछ इनर प्लैनेट की इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, यानी कि अर्थ जो कि है कि इन चारों प्लैनेट्स में से सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी है, वो है अर्थ की, ठीक है। और इन चारों प्लैनेट्स में से सबसे बड़ा साइज़ किसका है, वो भी है अर्थ का। ये याद रखना कि सबसे बड़ा साइज़ भी अर्थ का है और सबसे ज़्यादा डेंसिटी भी अर्थ की है, ठीक है। आई थिंक इन दैट्स ऑल। सोलर सिस्टम में हम इम्पोर्टेंट सब कुछ पढ़ चुके हैं। अगर एक रीकैप लेना चाहें तो अब एक क्विक रीकैप ले लेते हैं हम लेक्चर्स का। हमने सबसे पहले देखा ज्योग्राफी इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, जिसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी आगे 3 टाइप्स की हैं, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशनोग्राफी। हमने इम्पोर्टेंस देखी ज्योग्राफी की। इम्पोर्टेंस ये है कि ज्योग्राफी हमारे लाइफ के छोटे बड़े डिसीजंस में काफ़ी ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करता है इन अ वेरी सटल वे, ठीक है। हमने एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ देखा। लाइफ एग्जिस्ट करती है जहाँ पर उसको लैंड, एयर और वाटर मिलता है, वहाँ पर वो लाइफ एग्जिस्ट करती है। अर्थ पे लाइफ इसलिए एग्जिस्ट करती है क्योंकि अर्थ एक गोल्डीलॉक जोन में है। गोल्डीलॉक जोन एक ऐसा जोन है जहाँ पर वाटर लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल हो सकता है। हमने बिग बैंग थ्योरी देखा। बिग बैंग थ्योरी जॉर्ज लेमैत्रे ने दी है 1927 में। बिग बैंग थ्योरी के दो इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं, एक्सप्लोजन एंड एक्सपेंशन। एक्सप्लोजन का हमें पता लगता है क्योंकि हमें रेडिएशन मिलता है हर एक पार्टिकल ऑफ स्पेस में। एक्सपेंशन का हमें पता लगता है थ्रू रेड शिफ्ट, ठीक है। लाइफ साइकिल ऑफ स्टार देखा। लाइफ साइकिल ऑफ स्टार में एनर्जी सोर्स ऑफ स्टार क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन है और जब वो धीरे धीरे अपनी एनर्जी एग्जॉस्ट करता है तो वो सुपरनोवा बन जाता है, और जब वो अपनी एनर्जी पूरी तरह से एग्जॉस्ट कर देता है तो वो ब्लैक होल बन जाता है। और जब दो ब्लैक होल कोलाइड करते हैं तो वो ग्रेविटेशनल वेव्स बनाते हैं। और साइगिटेरियस ब्लैक होल जो एक ब्लैक होल है जो गैलेक्सी के सेंटर में मिलता है हमें, ठीक है। फिर हमने सोलर सिस्टम देखा। सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट्स हैं, जिसमें से 4 प्लैनेट इनर प्लैनेट हैं और अगले 4 प्लैनेट आउटर प्लैनेट्स हैं। और इन दोनों के बीच में, यानी कि इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट के बीच में एक एस्ट्रॉयड बेल्ट जाती है, जिसके अंदर छोटे तो नहीं कह सकते बट हाँ स्टोन्स हैं काफ़ी लार्ज साइज़ के, ठीक है। इन आउटर प्लैनेट्स के बाद क्यूपुलर बेल्ट आता है और क्यूपुलर बेल्ट के बाद ऊट क्लाउड्स आता है। ऊट क्लाउड्स तक आज तक हमारा सिर्फ एक ही मिशन पहुंच पाया है, दैट इज़ वोएजर 1, ठीक है, जिसको हमने 1981 में लॉन्च किया था और 2018 में ये पहुंचा है। अगर हम डेंसिटी और साइज़ में बात करें तो अर्थ गोज़ ऑन नंबर 1। इनर प्लैनेट्स में सबसे बड़ा साइज़ भी अर्थ का है और सबसे ज़्यादा डेंसिटी भी अर्थ का है, ठीक है। Thank you for watching this lecture, and I hope I'll see you in next lecture, in which we'll start with geomorphology.